नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्वास्थ्य क्षेत्र में विदेशों पर भारत की निर्भरता कम करने की लगातार कोशिश जारी। स्वास्थ्य और चिकित्सा विषय पर बजट बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन। किफायती इलाज सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की गर्मी के मौसम की तैयारियों की समीक्षा। मॉनसून के पूर्वानुमान, रबी फसलों पर असर और चिकित्सा की तैयारी का लिया जायजा। सरल भाषा में जागरूकता सामग्री तैयार करने पर जोर। उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के लिए भविष्य की क्षमता के विकास पर जोर। आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के शीर्ष कमांडरों को रक्षा मंत्री ने किया संबोधित। नौसेना की परिचालन क्षमताओं की समीक्षा। मेघालय और नागालैंड में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मेघालय में नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ। त्रिपुरा में माणिक साहा चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। और सोशल मीडिया में सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर को विज्ञापन की जानकारी देना जरूरी। केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। एड में किए दावे या डिस्क्लोजर को भी दिखाना अनिवार्य। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान की लगातार कोशिश कर रही है। बता दें कि स्वास्थ्य और चिकित्सकीय अनुसंधान विषय पर आयोजित बजट पश्चात एक वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दशकों से स्वास्थ्य क्षेत्र में एकीकृत दृष्टिकोण और दीर्घकालिक नजरिए की कमी से जूझ रहा था। उनकी सरकार ने इसे केवल स्वास्थ्य मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रखा और इसे संपूर्ण सरकार का नजरिया बनाया। उन्होंने क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारे उद्यमियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत को किसी भी प्रौद्योगिकी का आयात न करना पड़े और वह भी आत्मनिर्भर बने। जब पैंडेमिक पीक पर थी तो कुछ देशों के लिए दवाएं, टीके, मेडिकल डिवाइसेस, ऐसी जीवन रक्षक चीजें भी दुर्भाग्य से हथियार बन गई थी। बीते वर्षों के बजट में भारत ने इन सभी विषयों पर बहुत ध्यान दिया है। हमें निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की विदेशों पर निर्भरता कम से कम रहे। ऐसे में आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किफायती इलाज सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि देश के दवा क्षेत्र ने वैश्विक महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर विश्वास अर्जित किया है। उन्होंने इस क्षेत्र में विश्वास का निर्माण और पूंजीकरण करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल स्वास्थ्य देखभाल पर ही नहीं बल्कि नागरिकों के पूर्ण कल्याण पर ध्यान दे रही है। हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक प्रयोग पर भी है। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से हम देशवासियों को टाइमली हेल्थ केयर की सुविधा देना चाहते हैं। ई संजीवनी जैसे टेली कंसल्टेशन के प्रयासों से घर बैठे ही 10 करोड़ लोग डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्टेशन का लाभ ले चुके हैं। अब 5G टेक्नोलॉजी की वजह से इस सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत संभावनाएं बन रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से दवाओं की डिलीवरी और टेस्टिंग से जुड़े लॉजिस्टिक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आते दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए युवाओं को कुशल बनाना अहम होगा। उन्होंने कहा कि विकास का पहिया गतिमान होता है तो हर क्षेत्र में
रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। सरकार का विकास का समग्र दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहा है। उन्होंने गुजरात रोजगार मेले को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को तकनीक की मदद से पारदर्शी बनाया गया है, जहां विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं। युवाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। उन्होंने युवाओं से कर्मयोगी भारत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का अधिकतम लाभ उठाने की सलाह भी दी। आज करीब 600 आईटीआई में अकेले गुजरात में 2 लाख सीटों पर अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार अपडेट किया गया है। मुझे खुशी है कि गुजरात में आईटीआई का प्लेसमेंट काफी अच्छा हुआ है। साथियों, हमारा फोकस रोजगार सृजन के हर उस अवसर को विकसित करने पर भी है जिस पर दुर्भाग्य से आजादी के बाद जितना ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। बजट में 50 नए पर्यटन केंद्र विकसित करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मी के मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मॉनसून के पूर्वानुमान, रबी फसलों पर प्रभाव, चिकित्सा बुनियादी ढांचे की तैयारी और भीषण गर्मी से निपटने के उपायों से संबंधित आपदा की तैयारी के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने विभिन्न हितधारकों के लिए अलग अलग जागरूकता सामग्री तैयार करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने मौसम विभाग को दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से तैयार करने का निर्देश दिया जिसकी व्याख्या करना और उसका प्रचार प्रसार करना आसान हो। प्रधानमंत्री ने सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट की आवश्यकता पर बल दिया। एफसीआई को प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अनाज का जरूरी भंडारण सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं की समीक्षा की। उन्होंने उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भविष्य की क्षमता के विकास पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य के युद्ध अप्रत्याशित होंगे और हमें तैयार रहने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नौसेना राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है। हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया गया है। भारत रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख मांग निर्माता के रूप में उभरा है और अगले 5 से 10 वर्षों में $100 बिलियन से अधिक के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह ने देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए बहुआयामी मिशन शुरू करने की नौसेना की क्षमता परिचालन प्रदर्शन भी देखे। मेघालय में कल कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ सहयोगी दलों के विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले मेघालय में नवनिर्वाचित विधायकों को आज विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विधायक पद की शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर टिमोथी डी शिरा ने विधायकों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन में नई सरकार में हिस्सेदारी को लेकर सहमति बन गई है। कैबिनेट में 12 सदस्यों में से 8 नेशनल पीपल्स पार्टी, 2 यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और 1 हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और 1 बीजेपी के पास जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि गठबंधन को मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस 2.0 के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री अलायंस के अध्यक्ष होंगे। मेघालय में 2 बड़े क्षेत्रीय दलों यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने was to call this alliance as the Meghalaya Democratic Alliance 2 as 2.0 which is the second part of the first MDA alliance. So all unanimously agreed that we should call this the MDA2 as the partners are the same. And the second resolution we took was that we have decided to also elect the chairman as the chief minister will be the chairman of the MDA2.
त्रिपुरा में बीजेपी विधायक दल की बैठक में माणिक साहा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। पार्टी के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से माणिक साहा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया। शपथ ग्रहण समारोह 8 मार्च को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के भी शपथ ग्रहण में शामिल होने की संभावना है। प्रदेश में बीजेपी ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार बजट सत्र के 13 मार्च से शुरू हो रहे दूसरे चरण में 65 और अप्रचलित कानूनों और ऐसे अन्य प्रावधानों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 9 मार्च से शुरू हो रहे अंतिम टेस्ट के पहले दिन का मैच देखेंगे। सीबीआई टीम ने नौकरी के बदले जमीन के कथित घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके आवास पर पूछताछ की। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 20 मार्च तक बढ़ा दी है। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया की हिरासत की अब जरूरत नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी विजय चौधरी उर्फ उस्मान प्रयागराज पुलिस के साथ मुठभेड़ में सोमवार तड़के मारा गया। इस दौरान एक आरक्षक नरेंद्र भी घायल हुआ, जिसका उपचार किया जा रहा है। भारतीय मूल की महिला न्यायाधीश तेजल मेहता ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रांत की एक जिला अदालत की प्रथम न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। वे आयर जिला अदालत की प्रथम न्यायाधीश के तौर पर सेवाएं देंगी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि यदि चीन यूक्रेन में हमले के लिए रूस को हथियार मुहैया कराता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने तोशाखाना मामले में जारी गैर जमानती वारंट निलंबित कर अनुरोध किया था। एस्टोनिया में रविवार को हुए संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री काजा क्लास की मध्य दक्षिणपंथी रिफॉर्म पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। रिफॉर्म पार्टी को यूरोप में यूक्रेन के सबसे मुखर समर्थकों में से एक माना जाता है। केंद्रीय विदेश राज्य और संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने राजदूतों और राजनयिकों और मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए होली महोत्सव 2023 का आयोजन किया। और आज की खबर में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। The only show of its kind that tries to demystify diplomacy and make complex international issues understandable to everyone. I am Vikas Swaroop. In every week,
I bring you a new dispatch from the front lines of foreign affairs. We talk to the best experts who enlarge our understanding of foreign affairs and show us why the world matters to India and why India matters to the world. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी शुक्रवार को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक बहुहितधारक राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का विषय बदलती जलवायु में स्थानीय मजबूती की रचना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का 1,21,500 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में राज्य के बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपए का मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, होमगार्ड, ग्राम कोटवारों के मानदेय में भी वृद्धि करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गन्ना किसानों के लिए 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन के खुलने से नोएडा से आने वाले लोग दिल्ली के एम्स अस्पताल जल्द पहुंच सकेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाह रहे हैं और वह ये सुनिश्चित करेंगे कि महाविकास अघाड़ी के घटक दल राज्य का अगला विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ें। भारत और रूस ने व्यापार के विस्तार, व्यापार घाटे और बाजार पहुंच के मुद्दों पर आज चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मोटुरोव व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी सहयोग की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। विभिन्न कार्य समूह और उप समूह की बैठकों में मिली प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों पक्ष व्यापार घाटे और बाजार पहुंच के मुद्दों को संबोधित करने सहित भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। केंद्र सरकार ने मशहूर हस्तियों, सोशल मीडिया पर काम करने वालों और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के बीच प्रभाव रखने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि प्रचार जाने कैसे नाम के इस दिशा निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद और सेवाओं के पक्ष में प्रचार करते समय लोग अपने दर्शकों को गुमराह न करें और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अनुपालन करें। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि प्रचार की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शर्तों में विज्ञापन, प्रायोजित सहयोग और सशुल्क प्रचार जैसे शब्दों का उल्लेख होना चाहिए। उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा कि लोगों को किसी भी ऐसे उत्पाद और सेवा का समर्थन नहीं करना चाहिए जिसका उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपयोग नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है या जिनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। विभाग ने कहा कि साझेदारी के लिए शब्दों के उपयोग को लेकर भ्रम की स्थिति है, इसलिए भुगतान या वस्तु विनिमय, ब्रांड समर्थन के लिए विज्ञापन, प्रायोजित सहयोग या साझेदारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इन शब्दों को हैशटैग या हेडलाइन टेक्स्ट के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। दिशा निर्देशों में सलाह दी गई है कि प्रभाव डालने वाले लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विज्ञापनदाता विज्ञापन में दिए गए दावों को साबित करने की स्थिति में है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014-15 में सत्ता में आने के बाद से वर्तमान मूल्य पर देश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। हालांकि आय का असमान वितरण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के मुताबिक मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वित्त वर्ष 2022-23 में 1,72,000 रुपए रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2014-15 के 86,647 रुपए से करीब 99% अधिक है। वहीं वास्तविक मूल्य पर देश की प्रति व्यक्ति आय इस दौरान करीब 35% बढ़ी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक गतिशीलता से संबंधित परिणामों में सुधार देखने को मिले हैं।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं होली की कुछ खास तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।